एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और इसमें हमारा राइबोसोम होता है। किस में होता है, तो एंडोप्लाज्मिक का जो सरफेस होता है, इसका मेंबर, उसमें राइबोसोम होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम अब्सेंट होता है, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहा जाता है। ठीक है। एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इससे ही कनेक्टेड होता है, राइट। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का एनवलप ये वाला हुआ और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है। आई नो कि जो नोट्स बना है वो थोड़ा रफ बना है, बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसका नाम हम देखते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड द सेल, ये सेल के भीतर रहता है। एंड प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। भाई ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो हमारा ये सेल हुआ और ये न्यूक्लियस हुआ, राइट। और यहाँ पर क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये वाला पूरा मिलाकर हमारा, जिसमें न्यूक्लियस भी आता हो, साइटोप्लाज्म भी आता हो, उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो हमारा इसके अंदर में ही पाया जाता है। और रेटिक्यूलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। अभी हमने देखा इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से था, ठीक है, नेटवर्क लाइक था, जाल नुमा था। इसीलिए इसको नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिया गया। एंडो मीन्स इनसाइड द सेल एंड प्लाज्मिक का मतलब हमारा प्रोटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक अ रेटिक्यूलम, दैट मीन्स नेटवर्क की तरह। अब हम देखते हैं इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किन्होंने किया था, तो इसका नाम क्या था, गार्नियर। ठीक है, गार्नियर ने इसे ऑब्जर्व किया था 1897 में, और इनका नाम दे दिया था इन्होंने, और गैस्ट्रोप्लाज्म दिया था। अभी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डिस्कवर कौन करता है, कीथ पॉटर ने किया था, 1945 में किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नेम गिवन बाय पॉटर, और यही पॉटर साहब क्या किए, इनका नाम दे दिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कब दिए थे, 1953 में, राइट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर गिवन बाय पॉटर, क्लाउड, फुलमैन। तो ये तीन जो थे, इन्हों तीनों ने मिलकर इनका स्ट्रक्चर दिया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। डैट मीन्स के अंदर में क्या क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। ठीक है, ये तीनों मिलकर दिए थे ये चीज़। ई आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है हमारे सारे यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं, बट हमारा मैच्योर आरबीसी में ये अब्सेंट होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये अब्सेंट होता है। यंग सेल हैव मोर डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। जो यंग सेल होता है वो जो होता है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू जो इमेच्योर सेल होते हैं उसमें। ठीक है। अब देखते हैं ऑल स्ट्रक्चर, जितना भी स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक का वो किससे फिल्ड होता है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से वो फिल्ड होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तीन तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट हमारा सिस्टर्नी है, सेकेंड वेजिकल है एंड थर्ड क्या है, टिब्यूल्स है। अब हम वन बाय वन हर एक की बात करते हैं। बात करें सिस्टर्नी की, तो ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, राइट। लॉन्ग होता है, लॉन्ग एंड फ्लैट एंड, ये चपटा होता है, सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अनब्रांच टिब्यूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनब्रांच है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अनब्रांच टिब्यूल से। डायमीटर जो होता है अप्रॉक्स 40 to 50 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। बात करें इसका जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलली इन अ बंडल्स में होता है, राइट, पैरेलल है एक दूसरे के। मैनली फाउंडेड राइबोसोम, और इसमें क्या होता है, हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। सिस्टर्नी यूजुअली occurs in those cells which have synthetic role as the cell of pancreas and brain।
यानी कि जो सिस्टर्नी होता है यूजुअली वही सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर हमारा ये सिंथेटिक रोल होता है, जैसे कि पैनक्रियाज और ब्रेन सेल, इन दोनों में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, कुछ बन रहा होता है प्रोडक्ट वगैरह, वहाँ पर क्या होंगे, हमारे सिस्टर्नी मौजूद होंगे। उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हमारे सिस्टर्नी होते हैं, राइट। अब बात करते हैं वेसिकल फॉर्म की। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप कैसा होता है, ओवल होता है, राइट। ये कुछ ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड, और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसका लेयर होता है। वैक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वैक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 टू 500 माइक्रोमीटर तक होता है। आफ्टर रिमेन्स आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म, ये अकेला ही रहता है, आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है, साइटोप्लाज्म में घूम फिरते रहता है। ऑकर्स इन मोस्ट सेल्स, ये ज़्यादातर सेल्स में पाए जाते हैं। वेसिकल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज ऑफ्टन फाउंड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो वेसिकल फॉर्म होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, अक्सर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में पाए जाते हैं। दैट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, ये कौन सा फॉर्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है, बट वहाँ पर हमको वेसिकल फॉर्म देखने को मिलता है, सिस्टर्नी फॉर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वहाँ पर हमको वेसिकल फॉर्म देखने को मिलता है अक्सर। नाउ टिब्यूल्स की बात करते हैं। टिब्यूल्स आर अनब्रांच स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा है, ब्रांच है इसमें, राइट। और फॉर्मिंग द रेटिक्यूलर सिस्टम अलोंग विद द सिस्टर्नी एंड वेसिकल, ये क्या करता है, ये रेटिक्यूलर सिस्टम बनाता है, किसके साथ, तो सिस्टर्नी और वेसिकल दोनों के साथ मिलकर ये रेटिक्यूलर सिस्टम बनाता है, ठीक है। डायमीटर जो होता है 50 टू 190 माइक्रोमीटर तक इसका अप्रोक्स डायमीटर देखा गया है। ऑकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल द सेल, ये अक्सर हर सेल्स में पाए जाते हैं। टिब्यूलर फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज ऑफ्टन फाउंड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये भी जो हमारा ये टिब्यूलर फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, वो किस में पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में पाया जाता है। इसका जो फॉर्म होता है टिब्यूलर फॉर्म, डायनेमिक इन नेचर, यानी कि ये डायनेमिक्स होता है, डैट मीन्स ये मूव करते रहता है इधर उधर, साइटोप्लाज्म में इधर उधर मूव करते रहता है, इसीलिए इसे क्या बोला है, डायनेमिक इन नेचर। Function of endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum act as a secretory, storage, circulatory and nervous system for the cell. हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो किस तरह वो एक्ट करता है, सिक्रेटरी, स्टोरेज की तरह, सर्कुलेटरी की तरह और नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है, किसके लिए, तो सेल के लिए, ठीक है। वो सर्कुलेशन भी करता है, वो हमारा स्टोरेज भी करता है, हमारा नर्वस सिस्टम तक का रोल प्ले करता है हमारे सेल के लिए, ठीक है। इट परफॉर्म्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये क्या करता है, अलग अलग तरह का इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो कौन कौन सा हमारा फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्केलेटल फ्रेमवर्क ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। एक सेल के अंदर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पूरी तरह से फैला हुआ है वो क्या कर रहा है, हमारा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ताकि वो सेल बना रहे, अपना शेप को बनाए रखे। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहाँ पर है, वो हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में है, साइटोप्लाज्म में। द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स membrane through the process of osmosis, डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज वगैरह होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मेम्ब्रेन के द्वारा ये हो पाता है। लेकिन उसमें भी ये होता है तो किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस से होता है, राइट, डिफ्यूज़न से होता है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये हो पाता है। एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन्स मैनी एंजाइम, हमारा एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम मौजूद होता है उसके सरफेस पे, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है।
कोई चीज़ बनाना हो तो वो करता है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये किसके थ्रू परफॉर्म करता है, उसके सरफेस पर क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, किसके सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के सरफेस पे। The endoplasmic reticulum act as an intracellular circulatory and transporting system। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किस तरह एक्ट कर रहा है, इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट करवा रहा है मटेरियल्स को। कौन करवा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा है, इसीलिए इसका हम दूसरा नेम भी देते हैं, डेट इज इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। अब इसमें देखते हैं, वेरियस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गेनेल एज फॉलो। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है, ठीक है, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अलग अलग ऑर्गेनेल्स जहाँ ज़रूरत लगता है उसके मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैन्यूलर डेट मीन्स होता है ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे अगर मौजूद होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका दूसरा नाम बोला जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ जाएगा, वो अ ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेट मीन्स जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उस जगह में वो जाएगा, उसके बाद गोल्गी मेम्ब्रेन के पास जाएगा एंड आफ्टर डैट वो कहाँ पहुँचेगा, लाइसोसोम में। तो ऐसा ही हमारा ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट बना तो इसी तरह से वो प्रोसेस वगैरह चलेगा और जिस ऑर्गेनेल में जो चीज़ की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, वो वहाँ तक पहुँचाएगा, राइट। Now, it is an important mechanism for carrying particle, molecules and ions into and out of the cell। यानी कि ये जो है ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ये पार्टिकल को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, मॉलिक्यूल्स को भी कैरी अप करके वो जहाँ ज़रूरत है उस जगह में पहुँचाने का काम करता है। आयंस को भी ले जाता है इनटू, यानी कि सेल के अंदर में भी ये होता है, एंड आउट ऑफ द सेल, बाहर भी सेल के होता है ये प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का। एक्सपोर्ट ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म। ये जो है आरएनए का एक्सपोर्ट, यानी कि वहाँ पर पहुँचाया जाता है आरएनए को, और न्यूक्लियोप्रोटीन को भी पहुँचाया जाता है कहाँ से, सेल न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में पहुँचाने का, इसी प्रोसेस से होते हुए करते हुए गुजर कर वो हमारा साइटोप्लाज्म में जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, कि इसका कितना टाइप्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। हमने बोला था ग्रैन्यूलर। ठीक है, ग्रैन्यूलर दैट मीन्स कि उसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, राइबोसोम नहीं होंगे। किस पे नहीं होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेम्ब्रेन होगा उस पर हमारा क्या नहीं होगा, ग्रैन्यूल्स नहीं होगा। इसीलिए इसके क्या बोला गया है, ग्रैन्यूलर बोला गया है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। ये हमारा ऐसा था, इसके वॉल पर अगर राइबोसोम नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसे ग्रैन्यूलर। ठीक है, एंड ये दूसरा नाम भी है इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसकी बात करते हैं हम। दिस टाइप ऑफ ईआर पोजेज स्मूथ वॉल। इस टाइप के ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है, स्मूथ वॉल होता है, क्योंकि राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड विद द इट्स मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम क्या होता है, अटैच नहीं होता है इसका मेम्ब्रेन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इट occurs mostly in those cells which are involved in the formation of lipid and glycogen। ये ज़्यादातर उसी सेल्स में देखे जाते हैं। इट occurs mostly those सेल, ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है लिपिड और ग्लाइकोजन का। ये क्या करता है, ये हमारा किस में इन्वॉल्व है, किस कार्य को करता है, ये लिपिड को बनाता है और ग्लाइकोजन को बनाता है। नाउ SER इज जनरली फाउंड इन एडिपोज सेल। ये हमारा किस सेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, जनरली हमको मिलता है एडिपोज सेल में, इंटर
इंटरस्टिशियल सेल्स में मिलता है। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ द लीवर, लीवर सेल में ये हमको देखने को मिलता है। कौन? तो ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्पर्मेटोसाइट्स में देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइट्स में भी ये देखने को मिलता है। ग्रेन्यूलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसके पास क्या होगा? ग्रेन्यूल होगा जिसके सरफेस पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। द ग्रेन्यूलर और रफ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पोजेज रफ वॉल, इसका जो वॉल होगा वो कैसा होगा? रफ होगा। बिकॉज द राइबोसोम रिमेन्स अटैच्ड विद इट्स मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, अगर उसमें राइबोसोम अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलेंगे। राइबोसोम प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारा राइबोसोम का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को करता है। द RER is found abundantly in those cells which are active in protein synthesis. RER वो सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं जिसमें हमारा क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वो सेल में ज़्यादा होंगे जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में होगा, राइट? वहाँ पर हमारा जो RER का अमाउंट होता है ज़्यादा देखने को मिलता है। सच एज, और उस तरह का हमारा सेल्स कौन कौन सा हुआ? पैनक्रिएटिक सेल्स और प्लाज्मिक सेल में देखा गया, प्लाज्मा सेल्स एंड ग्लोबुलेट सेल एंड लीवर सेल्स, इन सेल्स में हमें क्या देखने को ज़्यादा मिलता है? एबंडेंट मात्रा में हमको RER देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ SER। SER का क्या फंक्शन होता है? SER सिंथेसिस लिपिड्स, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉयडल हार्मोन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड्स बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये हार्मोन्स कौन बनाते हैं? हमारे SER बनाने का काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड जीनोबायोटिक बाय द हेल्प ऑफ काइटोक्रोम। देखो यहाँ क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि अगर कोई भी इंसान, कोई बंदा कोई ऐसा ड्रग्स ले लेता है, राइट, या फिर ऐसा मेडिसिन लेता है जो कि हार्मफुल होता है, उसे डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है? SER करता है। एंड यहाँ पर लिखा है जीनोबायोटिक्स। यार हम डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें भी हम लोग खा जाते हैं जो कि टॉक्सिक होता है, नेचर में टॉक्सिक होता है, बट हम वो खा लेते हैं एंड हमारा बॉडी भी क्या कर लेता है? उसे बाहर निकाल देता है। वो जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? ठीक है, वो हमारा SER करता है। और जो कि हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं खाने में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोबायोटिक बोलेंगे, जो कि टॉक्सिक होते हैं। और ये जो होता है हमारा जो SER होता है वो क्या करता है? P450 ऑक्सीडेज, यानी एक तरह का ये एंजाइम, राइट। और ये एंजाइम क्या करता है? ये हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस को ये कन्वर्ट कर देता है और अनटॉक्सिक बना लेता है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हम लोग खा गए, ठीक है। अब वो क्या होता है? पोलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? P450 ऑक्सीडेज ये कन्वर्ट कर देता है। ये एक तरह का एंजाइम है, पोलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पोलर सब्सटेंस है वो एक्सक्रीटेड, यानी कि हमारा बॉडी से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब हम देखते हैं SER एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। SER किस तरह से एक्ट करता है? स्टोर हाउस, ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। सो मसल सेल्स SER इज कॉल्ड एज अ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसीलिए जो मसल सेल्स होता है ना, उसका SER को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट्स इन SER, तो हमारा जो स्टोरेज होता है फैट्स का वो कहाँ होता है? SER में होता है। SER सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल, और SER क्या करता है? ये हमारा बायोसिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल को। इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, अब क्या होता है? SER हमारा इलोंगेशन कराता है फैटी एसिड को, occurs थ्रू SER। नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सैचुरेटेड फैटी क्या होता है, फैटी एसिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है।
जो कि हमारा डबल बॉन्ड होगा ना उससे हम क्या बोलेंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और जब हमारे ये सिंगल में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारा SAR क्या करता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम क्या है, डीसैचुरेज, राइट। ये हेल्प करता है, जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फंक्शन ऑफ RER, अब हम जानेंगे RER का क्या फंक्शन होता है। RER सिंथेसिस प्रोटीन, हाँ RER क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एंड SER में डेवलप फ्रॉम RER थ्रू लॉस ऑफ राइबोसोम। और हमारा जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो किससे डेवलप होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही हमारा ये फॉर्मेशन हो जाता है SER का, जब राइबोसोम उसमें हट जाते हैं, ठीक है, लॉस हो जाता है राइबोसोम का। न्यूक्लियर एनवलप इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ RER ड्यूरिंग टेलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियस जो हमारा है, ठीक है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है ना, वो उसी से हमारा ये हमारा कब बनता है, जब सेल डिवीज़न होता है ना, तब हमारा ये RER का जो सिस्टर्नी होता है उससे हमारा ये न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है सेल डिवीज़न के टाइम में, जब टीलोफेज होता है तब। इन पैनक्रिएटिक सेल द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। पैनक्रिएटिक सेल में ये क्या काम करता है हमारा, ये हमारा इंसुलिन बनाने का काम करता है। कौन, RER बनाता है। द RER पैकेज प्रोटीन इनटू वेसिकल एंड सेंड देम टू द गोल्गी apparatus फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो RER होता है वो क्या करता है, पैकेजिंग करने के लिए वो प्रोटीन्स को पैकेज करके वो कहाँ भेज देता है, हमारा गोल्गी apparatus में। बट पैकेजिंग तो कर लिया, लेकिन किस फॉर्म में किया है, वो प्रोटीन का पैकेजिंग हो चुका है वेसिकल के फॉर्म में। अब वो कहाँ जाएगा, गोल्गी apparatus में, ठीक है। अब गोल्गी apparatus से फर्दर प्रोसेसिंग होगी एंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जहाँ पर उसे जाना होगा वहाँ पे। इट हेल्प टू प्रोड्यूस फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, सो डैट क्या हो, फॉर्मेशन हो हमारा सेल मेम्ब्रेन का। दैट्स ऑल, थैंक यू।